हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फेसबुक लाइव। आज हमारे साथ जो स्पेशलिस्ट हैं वो डॉक्टर रजनी वर्मा हैं, जो एक एक्सपीरियंस्ड साइकेट्रिस्ट हैं और आज जेपी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। वेलकम मैम। मैम ने MBBS और DNB किया हुआ है साइकेट्री के फील्ड में और ये न्यूरो साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल साइकेट्री की स्पेशलिस्ट भी रह चुकी हैं। तो आज मैम हम डी एडिक्शन की टॉपिक के ऊपर, जिसे नशा मुक्ति भी कह रहे हैं, उसके ऊपर आज इस विषय पे बात करेंगे। तो मैम सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि डी एडिक्शन या फिर नशा मुक्ति होता ही क्या है। सबसे पहली बात तो हमें पता करना पड़ेगा कि एडिक्शन क्या होता है। एडिक्शन को अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो उसे कहते हैं लत। लत एज इन किसी चीज़ की आदत लग जाना। और ये जो जिन चीज़ों की आदत लगती है ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हमारी बॉडी का उसके प्रति डिमांड जो है वो बढ़ता जाता है जी। और जिस भी पर्सन को आदत लगती है उसको एक तरीके का सिम्टम होता है, इसे हम कहते हैं डिपेंडेंस जी। ठीक है, डिपेंडेंस दो तरीके का होता है, एक या तो शारीरिक हो सकता है या तो मानसिक हो सकता है जी। जैसे जैसे कोई पर्सन है, उसको दारू की लत है जी। अब अगर उसको दारू नहीं मिलेगी तो उसमें सिम्टम्स कहेंगे उसके हाथ कांपने लगेंगे, वो पर्सन पसीना पसीना हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, एकदम रेस्टलेस हो जाएगा, नींद नहीं आएगी, चिड़चिड़ा रहेगा। तो जब तक उसको दारू नहीं मिलता तब तक उसको ये सारे सिम्टम दिखते हैं। तो ये हो गया डिपेंडेंस। अब क्योंकि बॉडी में सिम्टम दिख रहे हैं तो हम इसे कहते हैं फिजिकल डिपेंडेंस जी। और जो चिड़चिड़ाहट है, मानसिक तौर पे कहीं पे मन नहीं लग रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसे हम कहेंगे साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, यानी मानसिक डिपेंडेंस। तो एक पॉइंट पे जब आप नशा करते हो तो जैसे पहले आपने थोड़ा सा दारू लिया, आपको अच्छा लगा, धीरे धीरे वो क्या है, क्वांटिटी बढ़ते जाती है जी। हमारी बॉडी और अच्छा फील करना चाहती है, तो एक पैग से 3 पैग, 5 पैग, 10 पैग होते जाता है। और जब फिर वो 10 पैग नहीं मिलते हैं तो ये सारे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं जी। अब उसके बाद अगर इंसान नशा छोड़ना भी चाहे तो भी वो नहीं छोड़ सकता। उसके लिए क्या है कि उसको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और इस ट्रीटमेंट जो हम करते हैं मेडिसिन और काउंसलिंग के थ्रू, इसे हम कहते हैं नशा मुक्ति या डी एडिक्शन, जो हम एक पूरा प्रोसेस करते हैं पेशेंट के साथ। तो मैम ये एडिक्शन के बहुत और टाइप्स भी होंगे, तरह के होंगे। एडिक्शन जो है वो सिर्फ नशा वाली चीज़ों का नहीं होता। जैसे एक तो हम जानते हैं कि दारू, चरस, गांजा, ब्राउन शुगर हो गया, कुछ कफ सिरप, नींद की गोली, सिगरेट, इन चीज़ों का तो एडिक्शन होता ही है। इसके साथ साथ और किसी व्यवहार या किसी एक्टिविटी का भी एडिक्शन हो सकता है, जैसे कि गैम्बलिंग या जुआ खेलना, बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करना, इवन सेक्स एडिक्शन भी पाया जाता है, जिसमें इंसान को शारीरिक संभोग बनाने के लिए एडिक्शन रहेगा, उसकी नीड रहेगी, वो नहीं मिलेगा तो उसको जो डिपेंडेंस या विड्रॉल के जो सिम्टम्स आते हैं वो प्रेजेंट होने लग जाते हैं। यस यस। सो एडिक्शन इज ऑफ वेरियस टाइप्स। इट कैन बी ऑफ अ सब्सटेंस और इट कैन बी ऑफ अ बिहेवियर ऑल्सो। सो ये इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरे में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या मैं इन चीज़ों से ग्रसित हूँ। अच्छा, तो मैम इसके पीछे के वजह कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, एडिक्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहले तो क्या होता है कि इंसान वो सब्सटेंस लेना शुरू क्यों करता है। कई लोग जैसे दोस्तों के साथ बैठे हैं, अब पहली बार सबको लगता है कि यार एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है, तो उत्सुकता के तौर पे ले लेते हैं। कुछ लोग दोस्तों के प्रेशर में, जैसे हम कहते हैं पीयर प्रेशर, उसमें ले लेते हैं। कुछ को पीने की इच्छा होती है, कुछ फैमिली स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उसके लिए शुरू करते हैं। पर क्या है कि एक ड्रिंकिंग होती है ओकेजनल ड्रिंकिंग, जैसे आपने आज ले लिया, फिर आपने ब्रेक कर दिया, फिर कभी बीच में लिया, तो उससे क्या होता है कि एक तो आपके लिवर को, आपके बॉडी को भी रिकवर होने का टाइम मिलता है। दूसरी चीज़ है कि लत फॉर्म, हैबिट फॉर्म नहीं होती है। बट एक सेकेंड टाइप की ड्रिंकिंग जो होती है, जिसमें कि इंसान उसको अपना कोपिंग बना लेता है, या तो उसको उस ड्रिंक से या उस नशे की चीज़ से प्लेजर आने लगता है, या तो फिर वो अपने स्ट्रेस से और जो भी स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे एक एस्केप ढूंढने लग जाता है। और क्योंकि स्ट्रेस तो रहने वाला है तो डेली ज़रूरत हो जाती है, फिर बॉडी की ज़रूरत बढ़ जाती है और उस वजह से होता है। ये तो एक कारण है जो मैं बता रही हूँ जी। सेकेंड रीज़न हो सकता है जेनेटिक। अगर आपके फादर, मदर या फैमिली में कोई भी मेंबर रहा है जो कि लेता था, नशा करता था किसी भी तरीके का, तो उनके बच्चों में रिस्क जो है वो 4 गुना बढ़ जाता है उनको भी एडिक्शन करने का। ठीक है। तीसरा चीज़ होता है कि कई सारे पर्सनालिटीज़ होती हैं, जैसे मेरे में बोला जाता है क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। उन पर्सनालिटीज़ में
भी ये बहुत कॉमन है सब्सटेंस की तरफ जाना। जी। फिर अगर कोई मानसिक रोग है जैसे बाइपोलर हो गया, डिप्रेशन हो गया, इन सब केसेस में भी कई बार जो है पर्सन खुद को मेडिकेट करने की कोशिश करता है। जैसे डिप्रेशन में नींद नहीं आती है तो लोग क्या है, दारू पी के सोने का कोशिश करते हैं, तो ऐसे केसेस में भी इंसान जो है वो एडिक्ट हो जाता है। तो कारण बड़े सारे हो सकते हैं एडिक्ट होने के। मैम जैसे पर्सन तो इफेक्ट हुआ ही लत की वजह से, बुरी लत की वजह से, पर उसकी फैमिली भी इफेक्ट हो गई। Exactly. तो मैम इसमें जो अफेक्टेड पर्सन है या उसकी फैमिली है, उसके बिहेवियर एक्शन से क्या रिलेट होगा? हाँ, एक्चुअली देखो सबसे पहले तो जानने की ज़रूरत है कि लॉन्ग टर्म में इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है जी। तो जैसे अगर कोई नशा करना शुरू करता है, इवेंचुअली बॉडी उसकी डिपेंडेंट हो जाती है, धीरे धीरे उसकी ज़रूरत पड़ने लग जाती है। नशा ना मिलने से इंसान चिड़चिड़ा तो होता है, तो फैमिली मेम्बर्स पे गुस्सा निकलता है। नशा करके आता है तो फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि तुमने इतना सारा पैसा इसमें लगा दिया, गुस्सा आता है, फैमिली मेम्बर्स के लिए वायलेंट हो जाते हैं। कई ऐसी चीज़ें जैसे कि भांग हो गया, गांजा हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, दारू भी, ये सब इंसान को लॉन्ग टर्म में हमारे ब्रेन में चेंजेस स्टार्ट कर देती है। हमारे ब्रेन के ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जिनको वो धीरे धीरे बदलने लगती है, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनका लेवल वो बढ़ाने लगती है, जिससे कि इंसान फिर शक करने लग जाता है। यूजुअली अपनी वाइफ पे शक करता है कि इसका किसी और के साथ रिलेशन है, फैमिली मेम्बर्स पे शक करने लगता है, कई बार उनको कानों में आवाज़ सुनाई देने लगता है कि कोई उनसे बातें कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई उनको मार देगा। तो ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं। और सब्सटेंस, कोई भी नशा लेने से थोड़ी देर के लिए पेशेंट शांत हो जाता है, बट फिर उसका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि नशा लॉन्ग टर्म में सिर्फ आपके ब्रेन में ही चेंजेस नहीं कर रहा, बॉडी के सारे ऑर्गन को धीरे धीरे वो डैमेज करने लग जाता है। अब इससे फैमिली मेम्बर्स का क्या हुआ कि उन्होंने उस पर अपना गुस्सा निकाला या मारा पीटा जो भी किया, तो फैमिली मेम्बर्स कई बार क्या होते हैं, डर डर के नशा का सामान देने लग जाते हैं, क्योंकि उसे हम कहते हैं इनेबलिंग एक चीज़ है वो, कि क्या होता है, वो इतना घबराए हुए होते हैं कि चलो इसको नशा करा दो, शांत होकर सो जाएगा, और वो दबने लगते हैं पेशेंट के सामने। कई फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, बहुत गुस्सा होकर मारने पीटने लग जाते हैं, बहुत वायलेंट हो जाते हैं, पुलिस केस करते हैं, ये सब। बट इन केसेस में क्या है, फैमिली मेम्बर्स को ये समझने की ज़रूरत है कि अब वो बीमार है। ठीक है जी। जो एडिक्शन का जो प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी है, एक मानसिक रोग है, और ये ब्रेन लेवल पे चेंजेस करने लग जाता है, तो उस इंसान को इलाज की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। अब एक टाइम पे क्या है कि उस इंसान के लिए नशा करना उसके हाथ में नहीं है, वो उससे बाहर वो आगे बढ़ चुका है, बॉडी मांगने लग गई है। Exactly, तो फैमिली मेम्बर्स उसके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं, उनको समझना पड़ेगा कि ये एक बीमारी है, वो जो भी कर रहा है अपनी बीमारी की वजह से कर रहा है, और उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए मोटिवेट करें। अगर वो ट्रीटमेंट के लिए मना करता है तो आके हमसे मिले, प्रोफेशनल से मिले, साइकेट्रिस्ट से मिले, और उनसे हेल्प लें कि मैडम या सर जो भी, हम उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कैसे मोटिवेट करें। तो मैम जैसे आपने बताया कि ट्रीटमेंट ही है, क्योंकि वो तो उसके हाथ से बस की बात नहीं रही, तो वो रोगी है ही। तो मैम ट्रीटमेंट के कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, अगर तो बताएं। यस डेफिनेटली। जैसे कि पहले तो जब भी कोई एडिक्शन का पेशेंट आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ वो क्या क्या नशा करता है, क्योंकि हर नशे का इलाज अलग होता है। ठीक है। फिर हम उसको असेस करते हैं कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। क्या सीवियरिटी, बहुत ज़्यादा नशा कर रहा है, कम कर रहा है, कितना कर रहा है जी, उस हिसाब से हम पेशेंट का मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। ओके। एंड मेडिसिन स्टार्ट करने में भी एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को मोटिवेशन है या नहीं है। मोटिवेशन टू स्टॉप टेकिंग सब्सटेंसेस, नशा बंद करने के लिए मोटिवेशन चाहिए पेशेंट में भी, क्योंकि दवाइयाँ एक लिमिट तक काम करती हैं। अगर पेशेंट अपना मोटिवेशन नहीं रखेगा तो वो दोबारा नशे में भी जा सकता है। यहाँ जैसे कि मैम फैमिली मेंबर का रोल प्ले कर रहा है, वो मोटिवेट करें उसे पॉजिटिवली ठीक करने के लिए, राइट। उसके बाद हम जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, मेडिसिन देते हैं, उनका काउंसलिंग भी होता है जिसे हम कहते हैं मोटिवेशन इन्हांसमेंट थेरेपी। उसमें हम उनके मोटिवेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उन्हें ये जैसे समझाया जाता है कि नशा करके आपका क्या क्या लॉस है। ऐसे तो ये बहुत ही लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है, इट इज़ नॉट समथिंग जो कि छोटे टाइम पे हो जाए, काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एफर्ट लगता है, बट 100% पेशेंट्स नशा छोड़ते हैं इफ़ दे वांट टू। तो मैम अगर ड्यूरेशन की बात ही पूछी के टॉपिक पे बात की जाए तो फिर भी कितना मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है? इट डिपेंड्स एक्चुअली, हर केस पे डिपेंड करता है, सीवियरिटी या लेवल की सीवियरिटी को देखते हुए। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जी। जेपी अस्पताल इस प्रकार के रोगियों की कैसे मदद कर सकता है? हमारे यहाँ जो है वी हैव अ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री इन हियर।
यहाँ पे आपको हर टाइप का ट्रीटमेंट मिलेगा रिगार्डिंग डी एडिक्शन। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी चीज़ हो, मोबाइल एडिक्शन से लेकर के किसी भी तरीके का एडिक्शन हो, हम उसको ट्रीटमेंट तो देते ही हैं, उसके साथ हम काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं। सर्टेन टेस्ट जो भी इस ट्रीटमेंट में ज़रूरी है वो सारी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। सो जेपी हॉस्पिटल इज़ लाइक अ वन स्टॉप प्लेस जहाँ पे आके आप सारे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। और मैम, ऐसे तो कहा जाता है कि बुरी लत है, अच्छी लत भी लत कहलाएगी, उसकी भी होती है। जैसे हाँ। किसी व्यक्ति को आदत होती है कि माता पिता के पैर छू के ही वो घर से बाहर जाएगा। हाँ। हर बार, हाँ। दिन भर में चाहे जितनी बार भी हो। किन्हीं शादीशुदा औरतों के को देख लो तो आप वो दिन भर पूजा पाठ में ही लगी हुई है। तो इन सब लतों के बारे में क्या कहेंगे, ये क्या है? एक्चुअली किसी भी चीज़ का ज़्यादा करना सही नहीं है, ठीक है, चाहे वो अच्छी आदत हो या वो बुरी आदत हो। अब अगर आप दिन भर पूजा कर रहे हैं और कुछ और काम कर ही नहीं रहे हैं, अपना पूरा लाइफ पूजा में निकाल दे रहे हैं, तो वो भी एबनॉर्मल है। ठीक है। अब वो एडिक्शन की वजह से आप पूजा कर रहे हैं या किन विचारों से पूजा कर रहे हैं, वो पता करना ज़रूरी है। सो एवरीथिंग शुड बी डन इन अ लिमिट। आपके जो गुड हैबिट्स भी हैं आप डेफिनेटली रखिए, पर विद इन लिमिट्स, नॉर्मल लिमिट में करिए। कोई भी चीज़ का एक्सेस इज़ बैड। एग्जैक्टली मैम। अच्छा मैम, अगर लत की ही बात आ रही है तो आजकल समर वेकेशन चल रहे हैं, समर हॉलीडेज चल रहे हैं स्कूलों की भी। तो बच्चों को वीडियो के, मोबाइल गेम्स वगैरह, इंटरनेट पे काफ़ी टाइम बिताने का लत लग चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं, उनके स्टडीज़ भी, और पेरेंट्स भी उनके एक एरिया से, उनके कंट्रोलिंग पावर से बाहर चली जाती है। पेरेंट्स डांट लगा रहे हैं फिर भी मान नहीं रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ही एक विक्टिम हूँ, कहीं ना कहीं मैं बोलूँ। मेरा बेटा भी जितना भी समझा दिया जाए मैम, पर ही इज़ नॉट एट ऑल अग्रीइंग टू दैट कि मैं बैठूंगी उसके साथ तो ही वो 1 घंटे का वर्क कर रहा है, दिन भर प्यार से, अच्छे से, हर तरीके समझा के आने के बावजूद भी। तो ये वाली टॉपिक पे मैम, बच्चों के और पेरेंट्स को, दोनों को एक बैलेंस कैसे बनाया जाए, ज़रा बताइएगा। एक्चुअली बच्चे जो होते हैं पेरेंट्स से सीखते हैं, और बच्चे जो ये सब करें इसमें हम ही कहीं ना कहीं कल्प्रिट हैं, क्योंकि हम भी दिन भर फ़ोन में लगे रहते हैं। तो बच्चों की भी वही हैबिट बनती है। अब बात ये है, जैसे समर वेकेशन का टाइम है, बच्चा बहुत फ्री है, तो उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है। जैसे हम कोई भी ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं तो हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे हम कहते हैं डोपामिन, जो नशे के वक्त भी निकलता है और उसी के लिए इंसान और नशा करता है। तो जैसे जब आप कोई इंटरेस्टिंग चीज़ करते हो आपके बॉडी में वो रिलीज़ होता है। तो बच्चे के और भी बहुत सारे हॉबीज़ होंगे, जैसे उसको क्रिकेट खेलना पसंद है, आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, पसंद क्या है, तो उसकी रूटीन में जैसे फ़ोन वो 5 घंटा चलाता है, तो धीरे से फ़ोन की टाइमिंग को आप 4 घंटा करिए। 1 घंटा उसको क्रिकेट खेलने भेज दीजिए, फिर 4 घंटे को धीरे से 3 घंटा करिए, और उस 1 घंटे में हम सपोज उसको डांसिंग का शौक है, डांस क्लास डाल दीजिए। ठीक है। रिप्लेस फ़ोन विद समथिंग जो उसके लिए प्रोडक्टिव भी हो और उसको इंटरेस्टिंग भी लगे। अगर आप फ़ोन को पढ़ाई से रिप्लेस करेंगे देन इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट कितना है। हाँ, एग्जैक्टली। तो किसी अच्छी चीज़ को अगर आप अच्छी चीज़ से ही रिप्लेस करेंगे तो बच्चा जल्दी से दूसरी अच्छी चीज़ को पकड़ना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल। तो ये एक टेक्निक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरेंट्स को सीखने वाली बात है कि हमें भी अपना फ़ोन का यूजेस रिड्यूस करना पड़ेगा उनके सामने। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि आप बच्चे को बोल रहे हो फ़ोन मत चलाओ और आप दिन में 10 घंटे फ़ोन चला रहे हो, तो बच्चा बोलेगा मम्मी तो चलाती है, मैं क्यों नहीं चला सकता। शायद ना भी बोले तो सीख तो वही रहा है देख के, तो हमारे एब्सेंस में भी वही कर रहा है। जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर ये बहुत अच्छा टिप है कि अच्छा मैम, जेपी हॉस्पिटल में जैसे PSKY कार्ड फैसिलिटीज़ है, तो क्या ये एडिक्शन वाले लोगों के लिए, के पेशेंट के लिए ये अवेलेबिलिटी है, इसका उपयोग कर सकते हैं वो लोग? हमारे डिपार्टमेंट में जितने भी इलनेसेस हैं, मेंटल इलनेस कोई भी प्रकार का, सब में BSKY कवरेज है। ब्लड टेस्ट से लेके हर चीज़ कवर होती है। OPD में तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, बट अगर एडमिट होता है पेशेंट तो उसको फुल फ्री ही है एक तरीके से, है ना, उनको अपने हाथ से कुछ पैसे नहीं देने। एवरीथिंग इज कवर्ड वाया कार्ड, सो एवरीथिंग इज कवर्ड, देयर इज नो इशू और कंसर्न रिगार्डिंग दैट। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि अपनी बुरी लत से बाहर आना चाहे स्वयं खुद ही, तो ऐसे वाले केसेस में क्या पॉसिबिलिटी है? ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट टाइप के नशा होते हैं, जैसे कि आप एक सिचुएशन में, ऐसे ही अपना एक केस का एग्जांपल दे रही हूँ। एक पेशेंट था, ही वाज अल्कोहलिक, अल्कोहल इंटेक था, बहुत टाइम से अल्कोहल इंटेक था। तो पहले पी के आता था, घर में वाइफ प्रॉब्लम के बारे में बोलती थी, मदर बोलती थी, ही यूज्ड टू से मैं तो एडिक्टेड नहीं हूँ,
पीते जाता था, पीते जाता था, पीते जाता था। इवेंचुअली एक दिन उसको अल्कोहल नहीं मिला पैसे की कमी की वजह से, और फिर उसको सीजर आया, सीजर एज इन मिर्गी। ओके, ठीक है। हाँ जी मैम। और तो वो आया पेशेंट को, तो उसके बाद ही रियलाइज्ड कि मुझ में कुछ प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो गई है, क्योंकि पहले बस हाथ कांपता था, ये सब होता था, तो कोई इशू नहीं था। तो उसके बाद जो है पेशेंट केम हिमसेल्फ एंड कंसल्टेड मी। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सेल्फ रियलाइजेशन। कई बार एडिक्शन के पेशेंट को ये रियलाइजेशन ही नहीं रहता है, हालांकि वो डेली सब्सटेंस ले रहे हैं, डेली नशा कर रहे हैं, फिर भी उनका माइंडसेट ये रहता है नहीं मुझे लत नहीं है, मुझे आदत नहीं है, मानेंगे ही नहीं, मानते ही नहीं है, और इसलिए वो ट्रीटमेंट ही नहीं लेते हैं। जी बिल्कुल। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपका एक्सेप्टेंस। हमारा इसमें सब्सटेंस के में एक साइकिल बनाते हैं हम, जो हमारे में कहते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है प्री कंटेम्पलेशन। उसमें पर्सन नशा किए जा रहा है बट स्टिल ही विल नॉट से और नॉट एक्सेप्ट कि मुझे प्रॉब्लम है एडिक्शन की। उसके बाद स्टेज आता है कंटेम्पलेशन, जहाँ पे पर्सन को रियलाइजेशन होता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जब इस तरीके का कोई साइड इफेक्ट अपने ही शरीर में वो पाता है, ऐसी सिचुएशन में फॉल करता है, साइड इफेक्ट या कुछ भी चीज़ से पर्सन ये रियलाइज करता है कि शायद आई एम हैविंग सम इशू। उसके बाद स्टेज आता है एक्शन। जी, ठीक है ना। उसमें पर्सन डिसाइड करता है कि नहीं अब तो मुझे दारू छोड़ना है, एंड दैट इज़ द स्टेज जहाँ पे पेशेंट्स खुद हमारे पास आते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। उसके बाद एक स्टेज होता है आपका एक्शन लेने के बाद आप हो जाते हो एब्स्टिनेंट, मतलब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, आपने दारू बंद कर दिया, या आपने कोई भी नशा जो भी आप करते थे कंप्लीटली बंद कर दिया। इसके ये टाइम जो होता है पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ऑफ कोर्स मैम, होगा बिल्कुल, क्योंकि एक तो वो ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, बट एक टाइम के बाद क्या है ना, इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, मैंने तो छोड़ दिया है। अब फिर उन्हीं दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं जो नशा करते थे, और वहाँ पे वो बोलेंगे अरे थोड़ा सा ले ले, उस चक्कर में फिर शुरू हो जाता है। शुरू होने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं, 100% है। आपके मुंह में थोड़ा सा गया, फिर और मांगोगे। देन इन शादी पार्टियों में चले गए, उसमें शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं, वी स्ट्रिक्टली एडवाइज देम कि वो जगह जहाँ से आप दारू खरीदते थे या नशे का सामान खरीदते थे, वो दोस्त जिसके साथ आप बैठ के नशा करते थे, जहाँ पे बैठ के नशा करते थे, उस गली से भी नहीं गुजरना है, उस जगह से भी नहीं गुजरना है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा मेमोरी बनाता है। जब वहाँ से गुजरोगे आपको पता चल जाएगा अरे यहीं पे तो नशा करते थे, so you will start to have craving। और फिर उस क्रेविंग को कंट्रोल करना इज़ ऑल्सो अ टेक्निक जो कि हम अपने पेशेंट्स को सिखाते हैं। उसमें हम डीप ब्रीदिंग करना, क्रेविंग को डिले कर देना, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो हम पेशेंट्स को सिखाते हैं जब पेशेंट हमारे पास आते हैं। तो वो फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को एब्स्टिनेंट मेंटेन करना। लेकिन उसके बाद कई पेशेंट्स, काफ़ी सारे पेशेंट्स वहीं पे हार मान जाते हैं, and then the relapse happens and again the cycle continues. So that is the main problem in पूछना चाहूँगी मैं, 10 में से कितने पेशेंट्स होंगे जो हार मान जाते हैं? 50-50 केस है एक्चुअली? मेजॉरिटी यस, मेजॉरिटी जो है वो हार मान जाते हैं और वापस से कंटिन्यू करने लगते हैं, क्योंकि 2-3 चीज़ें, एक तो वो दवा नहीं करवाते, एक टाइम के बाद मेडिसिन छोड़ देते हैं बोल के कि छूट तो गया एंड ऑल एवरीथिंग, और उसके बाद ये जो मैंने बोला ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब तो मैं पीऊँगा ही नहीं, उन दोस्तों के साथ बैठना अगेन स्टार्ट कर देते हैं और फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न। पर जो लोग सिंसियर होकर ट्रीटमेंट कराते हैं, पूरा कोर्स ख़त्म करते हैं, दे डेफिनेटली क्विट सब्सटेंस। सालों साल के लिए वो फिर पूरी तरह से नशा को छोड़ देते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक डॉक्टर आपको ना बोले कि मेरे पास आना बंद कर दो, तब तक डॉक्टर के पास जाना बंद नहीं करना है। एग्जैक्टली। इसके साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे ये पर्सन है जिसको एडिक्शन के बारे में पहले से पता हो गया है कि मुझे प्रॉब्लम है, अब उसको हो रही है क्रेविंग, तो वो अपनी क्रेविंग के साथ कैसे डील करें। एक होता है डीप ब्रीदिंग, आप एक सांसें, गहरी गहरी सांसें लेते हैं। दूसरा है क्रेविंग जो होती है वो 2 से 5 मिनट की होती है, अगर आप वो 5 मिनट को पार कर गए तो फिर आपको और तलब नहीं लगेगी। तो जैसे अगर आप दारू पीते थे तो यू स्टार्ट टू ड्रिंक सिप्स में वाटर, ठीक है, धीरे 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 वाटर को लेना स्टार्ट कीजिए, स्लोली पीजिए। तो उससे क्या है कि आपको फिर जो है वो टाइम पास हो, आपको तलब नहीं लगेगी। सेकेंड थिंग क्या कर सकते हैं, आप अपने साथ एक चॉकलेट रखिए, ठीक, चॉकलेट चूसना स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। तो वो टाइम डिले, डिस्ट्रैक्शन, डीप ब्रीदिंग, ये सारी कुछ टेक्निक्स, ड्रिंकिंग वाटर, तो इस तरीके से आप उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। मैम अगर मैं पूछना चाहूँगी, ये 5 मिनट्स जो आपने दिया, तो ये 5 मिनट सारे ही केसेस में एप्लीकेबल हो सकता है या? एज पर स्टडीज ऐसा कहती हैं कि ये 5-10 मिनट में एकदम पिंग होती है, राइट, ठीक है। आप अगर वो पीक टाइम को निकाल दें, को क्रेविंग नहीं होगी। वैसे बहुत सारी एंटी क्रेविंग मेडिसिन
भी आती हैं, ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिनसे आपको तलब ही ना लगे। सभी नशे के लिए ऐसी मेडिसिन है। सेकंड, दारू के लिए आती है जिसके साथ अगर आप दारू पियेंगे तो आपको उल्टी हो जाएगी और आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो वैसे भी कई सारी मेडिसिन, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ सिंसियरिटी एंड एक लॉयल्टी टुवर्ड्स योरसेल्फ, अपने आप के साथ, दैट विल ओनली हेल्प यू आउट, दैट विल ओनली हेल्प यू, राइट मैम। यस। और मैम आशा करती हूँ कि आप इस डिस्कशन से भी काफ़ी सारे लोग जो शायद अभी सेल्फ रियलाइजेशन के मूड में भी नहीं आए होंगे कि हम अफेक्टेड हैं, अफेक्टेड विद सम काइंड और अदर काइंड ऑफ एडिक्शंस, या रियलाइज़ नहीं किया है, तो आई होप उनको थोड़ा सा क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट मिला होगा कि वी आर समवेयर और द अदर एडिक्टेड टू समथिंग और द थिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो और जो स्टेप्स आपने जैसे बताए, डीप ब्रीदिंग हो गया 5 मिनट के लिए, वो अपने आप को जो एक कंट्रोलिंग वाली चीज़ें में सिचुएशन में रखना, या बेसिक मेडिसिन जो आते हैं वो भी अगर लेवे और काम आए उनके इससे डी एडिक्टेड होने के लिए, तो आई होप वी विल हैव अ बेटर सोसाइटी मैम, इज इट? डेफिनेटली। तो ओके, तो मैम और कोई ऐसा कुछ केस है जो आप के पास आया था पर यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड कि मैं पूरा चाहती थी, जैसा आपने बताया कि मेजॉरिटी आप बोल रहे हैं कि नहीं ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, बट स्टिल मैम टू टॉक ऑन अ सोशल नेटवर्क लाइक दिस, हम डिमोटिवेट नहीं करना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को, बट स्टिल मैम ऐसा भी है कोई केस आपके पास? मैं एक सक्सेसफुल और एक अनसक्सेसफुल केस बताऊंगी। ऑफ कोर्स मैम, प्लीज शेयर कीजिए। एक्चुअली देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रेयर एडिक्शन। एक होता है पेट्रोल सूंघने का भी एडिक्शन होता है, राइट मैम, और मिट्टी वगैरह भी। हाँ, मिट्टी हो गया, वाइटनर हो गया, बड़े तरीके के एडिक्शन, हम जानते भी नहीं कितने। चौक खाने का, हाँ बिल्कुल। सो आई हैड वन केस जो कि पेट्रोल सूंघता था जी, और वो काम करता था आपका गाड़ी के गैराज में, तो वहाँ उसको बहुत पेट्रोल मिलता था, तो वो रोज शाम को बैठता था, पेट्रोल सूंघता था और वेब सीरीज देखता था। एंड हिज मेंटालिटी वाज, अगर मैं पेट्रोल नहीं सूंघूंगा तो मैं वेब सीरीज नहीं देख सकता, मुझे मेरा दिमाग काम नहीं करता, बिकॉज ऑफ एडिक्शन एंड ऑल। एंड ही वाज ओनली 12 years old, ठीक है। एक दिन वो इतना पेट्रोल सूंघा कि वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि पेट्रोल भी आपके ब्रेन को धीरे धीरे डैमेज करता है। इन्हें हम इनहेलेंट्स कहते हैं, ये जो ग्रुप होता है नशा का। तो उसके बाद वो वहीं पे बेहोश हो गया, फिर फैमिली मेम्बर्स को मिला, उसको उठा के लाए। हालांकि उसको कितना भी हमने मोटिवेट किया, उसको रियलाइज़ कराया कि यू हैव अ प्रॉब्लम, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, वो हमारे सामने बोलने लगा कि हाँ मैम मुझे नशा छोड़ना है। जस्ट अ 12 year old man? Yes, he was manipulative. So he started to say कि नहीं, हाँ मैम मुझे नशा छोड़ना है, मुझ में सच में प्रॉब्लम है, मैं मेडिसिन लूँगा, ये करूँगा। So when we started giving him medicines, he started taking it, और काउंसलिंग वगैरह भी उसने कराया। उसने नशा कुछ दिनों के लिए छोड़ा, बट अगेन ही स्टार्टेड टेकिंग दैट पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल ऐसी चीज़ है बहुत ईजिली अवेलेबल है, वो किसी के गाड़ी से निकाल लेगा, कहीं से ले लेगा। तो जब तक पर्सन में सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा, वो पर्सन को आप रिफॉर्म नहीं कर सकते। सो टिल टुडे आई एम लाइक होपिंग कि उसमें खुद से मोटिवेशन आए, क्योंकि अभी भी उसे मेडिसिन तो दी जा रही है, उसका नशा पहले से कम है, बट स्टिल ही इज़ डूइंग इट। सो क्योंकि स्टिल ही इज़ डूइंग इट, सो लॉन्ग टर्म इट विल अफेक्ट हिम, ऑल्दो द क्वांटिटी इज लेस। So that he has the motivation to quit it. Right. और मैम जैसे आपने बोला कि किसी सर्कल में बैठ के जब गलत लत लग सकती है, तो अच्छे सर्कल में ही चले जाए। उस रास्ते को अगर देखते हुए भी अगर आप बोल रहे हैं कि क्रेविंग आ जाती है, तो इट्स बेटर कि कोई एक्स्ट्रा कोई एडिशनल और अच्छे फ्रेंड सर्कल बना ले, या अपने रिलेटिव्स। हाँ, बट द थिंग इज दैट इट्स नॉट इजी। लाइक यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम दैट ओल्ड सर्कल, आप उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। पर यहाँ मैम सिंसियरिटी और लॉयल्टी टुवर्ड्स वन, सो दैट इज द थिंग, इट इज, हाँ इट इज टफ, बट यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो नाउ आई विल टेल यू अबाउट वन सक्सेसफुल केस। सेम 16-17 year old चाइल्ड, ब्राउन शुगर एडिक्शन, हीरोइन का एडिक्शन था। तो वो अपने पेरेंट्स को लिटरली मारता था। फादर वॉज अ रिक्शा ड्राइवर, वो रिक्शा चलाते थे, तो उनको मारता था और बोलता था कि मेरे लिए नशा का सामान लेकर आओ। तो फादर और मदर रात को छुप के जाते थे और उसके लिए नशे का सामान लाते थे।
उसके लिए दारू लाते थे, बिकॉज वो इतने मजबूर थे कि उनको वो चीज़ करनी पड़ती थी उसके लिए। और बेटे के मोह ने या बच्चों के, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। सो देन व्हाट हैपेंड कि वो उसको बहुत बोले कि तू ट्रीटमेंट ले ले करा, ही वाज नॉट रेडी। देन द पेरेंट्स केम एंड मेट मी कि मैम ऐसा ऐसा इशू है। तो उनको पहले तो मैंने बोला बच्चे को बुलाओ बिकॉज आई नीड टू सी द केस, बट द पेशेंट वाज नॉट रेडी टू कम। देन व्हाट वी डिड इज़ उसको हमको फोर्सफुली लाना पड़ा। तो ऐसे केसेस भी होते हैं जहां आपको फोर्सफुली पेशेंट को पकड़ के लाना पड़ेगा और ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। तो उसको जब हम लेकर आए, थोड़ा वायलेंट था, मेडिसिन से मैनेज किया, काउंसलिंग वगैरह किया, थोड़ा फ्यूचर के रिलेटेड उसके में मोटिवेशन लाया, बिकॉज ही वॉज अ यंग चाइल्ड, उसका पूरा फ्यूचर सामने पड़ा था जो कि बर्बाद हो रहा था इस तरीके से। सो लकीली द पेशेंट इज स्टिल नॉट टेकिंग द सब्सटेंस एंड पेरेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी, क्योंकि वो जो अब्यूज़ और टॉर्चर सह रहे थे वो भी बंद हो गया था। So this was a case which I felt good doing because the happiness at the end on the face of the parents, it gave me a sense of satisfaction. Of course, जी। नेक्स्ट जो एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इशूफुल है वो है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग यानी जुआ खेलना। और आज के टाइम पे जहाँ हम देख रहे हैं फैंटेसी क्रिकेट और ये सब आ गए हैं ना बहुत सारे, उसमें लोग इतना गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हो गए हैं, रमी खेल रहे हैं, 3 पत्ती खेल रहे हैं। सो सिमिलरली आई हैड अ केस इन माई OPD, देयर वॉज अ पेशेंट, लॉकडाउन के टाइम पे जॉब चली गई एंड पूरे टाइम इन्वॉल्व इन ऑल दिस गेम्स। तो वो एक रमी खेला, उसमें पहली बार उसने क्या किया ना 10,000 रुपये जीत लिए। ठीक है। सो उसके बाद उसको एक लगा कि और खेलते हैं जी। सेकेंड टाइम वो हारा, तीसरे टाइम वो 15,000 रुपये जीत गया एंड दैट गेव हिम अ सेंस कि मैं अगर खेलूंगा तो मैं और जीतूंगा। और वो खेलते गया, उसने अपने 2 लाख रुपए उस रमी में हारा वो। एंड आफ्टर दैट ही डेवलप डिप्रेशन, क्योंकि एक तो जॉब भी नहीं थी और जो पैसे थे वो भी चले गए। तो गैम्बलिंग भी एक ऐसी चीज़ है जो अभी बहुत कॉमन हो गई है। बच्चे माँ बाप को बिना बताए उनके कार्ड से ट्रांजैक्शंस कर दे रहे हैं एंड गेम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो ये तो इंटरनेट वाली गैम्बलिंग में तो लोग ताश वाश खेल के गैम्बलिंग करते थे, इट इज़ ऑल्सो कॉमन दीज डेज। बट ये एक बहुत ईजिली एसेसिबल गैम्बलिंग एडिक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई है। So first of all, the person in this case also person needs to realize कि अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है। 2 लाख 10 लाख हारने का इंतज़ार मत करो। द मोमेंट यू हैव दिस अर्ज कि आपने एक बार खेला, हमेशा क्या होता है बिगनिंग में आप बड़ा अमाउंट जीतते हो, उस बड़े अमाउंट को जीत के अच्छा फील होता है एंड देन यू हैव अर्ज टू प्ले मोर और फिर एक बहुत बड़ा लॉस होता है जिसके बाद आप डिप्रेशन में जाओगे एंड देन यू विल कम एंड टेक द ट्रीटमेंट। और मैम पर्सन ही नहीं, पर्सन की फैमिली भी डेफिनेटली दे सफर इफेक्ट होती है। यस। सो बिफोर एंटरिंग इन दैट सर्कल आप ये चीज़ रियलाइज़ करो कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। ईजी मनी, यू गेट ईजी मनी, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल डेफिनेटली। सो जब आप कभी खेले या किसी चीज़ में इन्वॉल्व हुए, उसके बाद आप अर्जेस होने लगे कि मुझे तो ये करना है, मुझे तो ये करना है, उसी टाइम पे आप समझ जाओ कि मुझे प्रॉब्लम है। नाउ हाउ टू कम आउट ऑफ इट? रिस्ट्रिक्ट योर यूजेस ऑफ दैट ऐप, रिस्ट्रिक्ट यूजेस ऑफ सर्टेन थिंग्स। आपको, लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको इरिटेबल लग रहा है, नींद नहीं आ रही, सर दुख रहा है, मन कर रहा है कि नहीं मैं तो खेलूँ, कम एंड कंसल्ट, टेक हेल्प। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प you to come out of all of these things. Right. And one more thing I want to add in this thing, that as a society and as family members हम हमेशा एडिक्शन के पेशेंट्स के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। हम बहुत ज़्यादा उनके प्रति जजमेंटल हो जाते हैं, ब्लेमिंग एटीट्यूड आ जाता है। तो आप उनको जितना क्रिटिसाइज़ करेंगे, जितना ब्लेम करेंगे, उतना उनका मोटिवेशन डाउन जाता है। सो आपके पेशेंट को कुछ भी हो, गैम्बलिंग हो, दारू की लत हो, कोई भी लत हो, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड ही इज सफरिंग फ्रॉम एन इलनेस, स्टार्ट बीइंग सपोर्टिव एंड टेक हिम फॉर ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल। और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट ही कर सकता है या मानसिक रोग विशेषज्ञ ही कर सकता है। सो टेक द पर्सन टू दैट प्लेस और बिल्कुल ही प्रॉपरली सुपरवाइज ट्रीटमेंट कराइए, दवा का कोर्स कंप्लीट कीजिए, डॉक्टर जो बोलता है वैसे करिए। 100% द पर्सन विल लीव एडिक्शन। सो प्लीज़ टेक दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन। मैम लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, क्योंकि आज सोसाइटी में मेंटल इलनेस, डिप्रेशन को एक बहुत ही डीमोटिवेटिंग और नेगेटिव वे में ले लिया गया है। तो एक पर्सन साइकोलॉजिस्ट या जाके साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करे, ये बहुत ही शेमफुल बात भी माना गया है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे लोगों को? आज के टाइम पे ना दुनिया बदल रही है जी। जो यंगर जनरेशन है, आई हैव सीन दे कम आउट एंड दे टेक हेल्प। बट लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि मेंटल इलनेस इज़ रियल, इट इज़ नॉट नाटक, इट इज़ नॉट बहाना, द पर्सन इज़ रियली सफरिंग। बात ये होती है कि अगर आपका फ्रैक्चर हो, चोट हो, तो
ऊपर से दिख जाता है, मेंटल इलनेस का चोट अंदर रहता है, वो छुपा हुआ रहता है, वो दिखता नहीं है। तो लोग उन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जो डिप्रेशन का पर्सन है वो अंदर ही अंदर जूझ रहा होगा, पर आपके सामने मुस्कुरा के हंस के ही प्रेजेंट करेगा। आज के टाइम पे जैसे हम देख रहे हैं इतने सुसाइडल रेट्स बढ़ गए हैं, इतना सुसाइड हो रहा है, तो द सोसाइटी नीड्स टू बी कंपैशनेट। हमें समझना पड़ेगा कि इफ़ अ पर्सन कम्स एंड टेल्स कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, आप उस पर्सन को जल्द से जल्द किसी प्रोफेशनल के सामने लेकर जाइए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। इन चीज़ों के साथ जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म होना चाहिए। जैसे कि आपका फीवर आता है, जैसे आपको डायबिटीज़ है, आपको बीपी है, वैसे ही डिप्रेशन है, वैसे ही स्कीज़ोफ्रेनिया है। दीज आर ऑल इलनेसेस, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, है तो वो बीमारी ही। सो ट्रीट इट एज अ नॉर्मल बीमारी एंड गेट इट ट्रीटेड एज सून एज पॉसिबल, rather than getting humiliated Yes. or feeling Yes. shameful about Yes, it. yes. तो मैम कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर उस इंसान के साथ, उस रोगी के साथ, फैमिली मेंबर एंड सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है इक्वली उसको रिकवर करवाने के लिए, isn't it? मैम आज काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया हमारे साथ और व्यूवर्स को काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज दिमाग में जो चल रहे होंगे इससे रिलेटेड वो सॉल्व हुए होंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी ऐसा आपके सोसाइटी में, आपके घर पर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो किसी भी प्रकार के एडिक्शन की लत के कारण अपने जीवन के साथ स्ट्रगल कर रहा है, तो प्लीज़ आप उसे जेपी हॉस्पिटल लाइए, उनके फैमिली को बताइए, आके हमसे सजेशन ले सकते हैं। मैडम हैं और काफ़ी सारे, ये ऐसा नहीं है जैसे मैम ने बताया कि पेशेंट को ही लाना नहीं है, अगर पेशेंट नहीं मान रहा है तो आप लोग आइए, उनके फैमिली मेम्बर्स आए, राय मशवरा करें, कुछ ना कुछ स्टेप्स और गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगा और उनके लाइफ को हम बेटर बना पाएंगे। मिलके ही होगा ये काम। और आप लोगों के पास कोई भी और प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसको प्लीज़ टाइप कीजिए, मैडम ज़रूर उसका आंसर देंगी जैसे ही समय निकले। और आप FB लाइव पे को इस तरीके से देखते रहिए। और मैम थैंक यू सो मच आज आने के लिए। और जय प्रकाश हॉस्पिटल के तरफ से अंजू जायसवाल मैं और मैडम की तरफ से भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। धन्यवाद।